टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और बीपीएससी, यूजीसी नेट, जेआरएफ और डी ट्रिपल एसपी परीक्षाओं की हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस विषय से तैयारी करने वाले सभी साथियों का स्वागत है एग्जाम स्कैनिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आप सभी की आगामी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए आपके अपने चैनल पर विजेता सीरीज के नाम से पीवाईक्यू और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज शुरू की गई है, जिसके अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पीवाईक्यू का पार्ट नंबर 4 लेकर के आए हैं, जिसमें हम कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें और आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह वीडियो और देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस विजेता सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी बार्कर, ऑप्शन सी कैटलिन, ऑप्शन डी फास्टर। यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। राइट आंसर क्या होगा? आप सभी लोग फटाफट कमेंट करें। तो राइट आंसर यहां पर बनेगा आप सभी के लिए और रूसो। प्लेटो जिस आदर्श राज्य का वर्णन करता है उसके आदर्श की प्राप्ति तथा न्याय की स्थापना के लिए व्यापक शिक्षा की व्यवस्था भी करता है। प्लेटो की दृष्टि में शिक्षा वह भावात्मक साधन है जिसके द्वारा शासन समरसतापूर्ण राज्य की स्थापना के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा की ओर उन्मुख करता है। प्लेटो ने रिपब्लिक में शिक्षा का इतना विस्तार से वर्णन किया है और शासकों की शिक्षा को इतना महत्व दिया है कि रूसो ने रिपब्लिक को शिक्षा पर सर्वोत्कृष्ट कृति माना है। रूसो के शब्दों में अगर कहा जाए तो रिपब्लिक राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया एक उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। यह टिप्पणी किसने की है? यूपी पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है और अभी जस्ट इसको हमने डिस्कस किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, रूसो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है? पीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए साम्राज्यवाद, ऑप्शन बी नगर राज्यों के विनाश का, ऑप्शन सी अभिभावक वर्ग द्वारा उत्पादक वर्ग की महिलाओं के शोषण का, ऑप्शन डी पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का। राइट आंसर यहां पर दोस्तों आपके लिए बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी, पत्नियों के और संपत्ति के साम्यवाद के विचार का प्रतिपादन जो है वो प्लेटो ने किया है। यहां पर थोड़ा आपको समझना होगा। प्लेटो ने पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का समर्थन किया है। प्लेटो ने साम्यवादी योजना को दो भागों में बांटा है। पहला है संपत्ति का साम्यवाद तथा दूसरा परिवार तथा स्त्रियों के साम्यवाद से है। प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति व परिवार का निषेध करता है। यह शासक और सैनिक वर्ग को सामूहिक रूप से राज्य का अभिभावक मानता है। प्लेटो का मानना है कि यदि अभिभावक वर्ग के पास परिवार और संपत्ति होगी तो वह अपने कर्तव्य पथ से विचलित होंगे और आदर्श राज्य का विनाश होगा। और इस तरीके से प्लेटो जिस आदर्श राज्य की कल्पना करता है उसकी स्थापना कभी नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, पत्नियों एवं संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? राजस्थान पीजीटी परीक्षा 2024 में 14 में पूछा गया प्रश्न है और जिसको जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। राइट आंसर आप सभी के लिए होगा ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो। अगला प्रश्न इसी को थोड़ा अलग तरीके से पूछा गया है और वो पूछा गया है डी ट्रिपल एस बी पीजीटी परीक्षा 2014 में। बीवियों के साम्यवाद की वकालत किसने की है? तो प्लेटो, अरिस्टोटल, सॉक्रेटिस या कार्ल मार्क्स। राइट आंसर यहां पर हो जाएगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर ये, प्लेटो। बीवियों और संपत्ति के साम्यवाद की वकालत की गई है प्लेटो के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये और कई बार परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। अगला प्रश्न आप सभी लोग देख सकते हैं। प्लेटो ने किसके साम्यवाद में विश्वास किया है? हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए संपत्ति, ऑप्शन बी पत्नियां, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर यहां पर होगा आप सभी के लिए ऑप्शन नंबर सी। प्लेटो ने अपने साम्यवाद में पत्नी और संपत्ति के साम्यवाद के विचार का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न है और पूछा गया ही प्रश्न है टीजीटी परीक्षा 2011 में। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन सी नहीं है? इस बात को ध्यान में रखना है प्रश्न पढ़ते वक्त। हड़बड़ाहट में ही हमेशा सरल क्वेश्चन हम लोगों के गलत हो जाते हैं एग्जाम हॉल में। पहला प्रश्न है दार्शनिक शासन का।
दूसरा अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का साम्यवाद। ऑप्शन सी है नर नारी के समान अधिकार। ऑप्शन डी पुरुष प्रधान परिवार। राइट आंसर यहां पर होगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी, पुरुष प्रधान परिवार जो है प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया है। यह चीज आपको समझनी होगी। बाकी इसका एक्सप्लेनेशन भी आप यहां पर देख सकते हैं। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में पुरुष और स्त्री को समान भूमिका देकर पुरुष प्रधानता को अस्वीकार कर दिया है। घर की पहरेदारी में कुत्ते और कुतिया का उदाहरण देकर प्लेटो ने कहा है कि कुतिया कम शक्तिशाली कुत्ता से है और कुत्ता अधिक शक्तिशाली कुतिया से है, अतः दोनों अपने कर्तव्यों का निर्वहन भली प्रकार से कर सकते हैं। उसी प्रकार स्त्री और पुरुष भी संरक्षक की भूमिका समान रूप से निभा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन में बीज निहित है। किसका बीज निहित है? ऑप्शन ए उपयोगितावाद का, ऑप्शन बी समाजवाद का, ऑप्शन सी फांसीवाद का, ऑप्शन डी जो है उक्त सभी का। हिमाचल प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। आप सभी लोग यहां पर देख सकते हैं। राइट आंसर इसका बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। प्लेटो के ग्रंथ रिपब्लिक, प्लेटो की पुस्तक रिपब्लिक में जो है उपयोगितावाद, समाजवाद और फांसीवाद, इन सभी धारणाओं का समावेश देखने को मिलता है। एक आदर्श राज्य में न्याय की स्थापना के लिए दार्शनिक राजा की आवश्यकता उसके उपयोगितावाद को पुष्ट करता है। संपत्ति एवं पत्नियों की साम्यवादी व्यवस्था तथा दार्शनिक राजा का निरंकुश होना क्रमशः समाजवाद एवं फांसीवाद का समर्थन करता है। यानी संपत्ति एवं पत्नियों के जो विचार है वो उसके साम्यवाद का, वो उसके समाजवादी विचारधारा को प्रदर्शित करता है और दार्शनिक राजा की निरंकुशता जो है वो फांसीवाद का समर्थन करती है। अगला प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप सभी के लिए, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। यह किसने कहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न और इस बार पीजीटी या एलटी गेट परीक्षा में यह क्वेश्चन छपने ही वाला है। राइट आंसर आप सभी के सामने होगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, प्लेटो। अब आप सभी को बता दें, प्लेटो का जो न्याय सिद्धांत है वो उसका कहीं ना कहीं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि, और बार्कर भी कहते हैं कि न्याय प्लेटो के विचारों का मूल आधार है। रिपब्लिक में राज्य के सिद्धांत की पराकाष्ठा न्याय संबंधी सिद्धांत में ही है। न्याय वह सूत्र है जो समाज को बांधे रखता है और प्लेटो के अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो राज्य ओक या चट्टान से उत्पन्न नहीं होता वरन उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मार्क डाउन कीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। निम्नलिखित में से किसने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए लियो स्ट्रास, ऑप्शन बी बर्लिन, ऑप्शन सी हन्ना अरेंट, ऑप्शन डी कार्ल पापर। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कार्ल पापर। और कार्ल पापर जो है एक राजनीतिक विचारक हैं और द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में ये इनकी पुस्तक है कार्ल पापर की। उसमें उन्होंने प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु घोषित किया है। उनके अनुसार प्लेटो का दर्शन सत्तावादी और सर्वाधिकारवादी है क्योंकि उसने संरक्षक वर्ग के शासन को मिथकों के आधार पर सुरक्षित रखने का सुझाव दिया है। विशिष्ट वर्ग को पूर्ण सत्ता प्रदान करके सामाजिक परिवर्तन को रोकने की कोशिश की गई है प्लेटो के द्वारा और इसलिए यह स्टेटमेंट कार्ल पापर की तरफ से प्लेटो के बारे में कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों को उनकी बुराइयों से कभी मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। यह कथन किस विचारक का है? अब इस प्रश्न में ज्यादा आप सभी को सोचने की जरूरत नहीं है और फटाक से आप यहां पर ऑप्शन सही चुन सकते हैं और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है जो मिलान से यानी मैच द फॉलोइंग से संबंधित क्वेश्चन है। एक तरफ विचारकों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ उनके स्टेटमेंट दिए गए हैं, तो अब इनको मिलाना है। तो सबसे पहले मिलाएंगे मैकियावेली सबसे हैं तो इनका स्टेटमेंट मिलाएंगे और इसमें कभी तीर मत मिलाओ, तीर नहीं मिलाना है, यहाँ पर हमको नंबरिंग कर लेना है। तो मैकियावेली का स्टेटमेंट है कि व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़िए को डराने के लिए शेर होना चाहिए और ये स्टेटमेंट है यहाँ पर मैकियावेली का, तो 3 नंबर हो जाएगा। अगला अब हम अगर बात करें ग्रीन का स्टेटमेंट, मिल का स्टेटमेंट क्या है? तो मिल का स्टेटमेंट है
कि ये वाला अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क तथा शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होता है, तो ये हो गया 4 नंबर मिल वाला। और ग्रीन के स्टेटमेंट की बात अगर हम करें तो इनका स्टेटमेंट है इच्छा ना की शक्ति राज्य का आधार है, तो ग्रीन हो गया 1 नंबर। और इस तरीके से बेंथम की अगर बात की जाए तो हो जाएगा पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता, और ये हो जाएगा 2 नंबर। तो इस प्रकार से राइट आंसर यहां पर बनने वाला है कि 3 4 1 2। अब इसमें देखना है 3 4 1 2, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहां पर आप सभी के सामने। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ जो है स्टेटमेंट विचारकों के दिए गए हैं, दूसरी तरफ विचारकों के नाम दिए गए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आप सभी को मिलाना है, और यहाँ पर आप सभी को बता दें हाफ्स 3 नंबर पे हैं, तो पहला स्टेटमेंट ए वाला जो है वो हो जाएगा हाफ्स से रिलेटेड। दूसरा यहाँ पर जो है व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये विचार रूसो का है, तो ये बी हो जाएगा यहाँ पर। और अगला उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, ये भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट होने वाला है बोंदा का, तो बोंदा के सामने आ जाएगा सी। और फिर बात करते हैं अगला राज्य का कार्य व्यक्ति में, अब इसकी बात ही छोड़ देते हैं, और ये मिल का हो जाएगा, तो डी हो जाएगा मिल के सामने। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपके लिए इसके ऑप्शन जो हैं वो अगले उस पे मिलने वाले हैं। तो क्या बनेगा आपके लिए, सबसे पहले बनेगा यहां पर बनेगा 3 4 1 2, 3 4 1 2 बनेगा। अब देखते हैं ये किस ऑप्शन में सही होने वाला है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस तरीके से 3 4 1 2 राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसमें भी बना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी आप सभी लोग देख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। एक तरफ जो है अवधारणाएं दी गई, दूसरी तरफ विचारकों के नाम दिए गए हैं। कौन किससे संबंधित है ये यहाँ पर आपको करना है। तो सबसे पहले राज्य का दार्शनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो ये यहाँ पर हो जाएगा बोशांके, यानी ऑप्शन नंबर 4 जो है वो 1 से मिलेगा। फिर बात कर लेते हैं राज्य और विधि का सामान्य सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कैल्सन से, तो यानी 3 नंबर हो जाएगा। फिर बात कर लेते हैं दार्शनिक उग्रवाद किससे संबंधित है, तो ये बेंथम से संबंधित है, यानी 2 नंबर से संबंधित है। और फिर बात कर लेते हैं अगला जो बचेगा आपका नागरिक सद्गुणों की अभिवृद्धि की पूर्व दशा के रूप में गणतंत्रवाद है, तो ये किसका स्टेटमेंट बचता है, तो ये सिर्फ मैकियावेली का बचता है। तो इस तरीके से ए का चौथा और बी का तीसरा और सी का दूसरा और डी का पहला, और राइट आंसर आपका बन जाएगा एक बार फिर से ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहां पर आप सभी के सामने है, और टीजीटी परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है, सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है, यह मत किसने व्यक्त किया। ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी रूसो, ऑप्शन सी लाक और ऑप्शन डी हाब्स। तो राइट आंसर इसका बनने वाला है ऑप्शन नंबर डी हाब्स। यहां पर दोस्तों आप सभी को बता दें हाब्स, लाक और रूसो राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते से संबंधित विचारक हैं, और इन्होंने राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। और हाब्स के अनुसार अगर देखा जाए तो प्रभुसत्ता के अबाध अधिकार के फलस्वरूप ही एक वास्तविक सुदृढ़ शासन यानी कॉमनवेल्थ की स्थापना हो सकती है। तो यहां पर एक बात और ध्यान रखना है कि हाब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है। किसी प्रकार की शर्तें लगाने से अनिश्चय और अविश्वास की भावना हो सकती थी, जिससे इस प्रकार के झगड़े उत्पन्न हो जाते जिनका हल संभव नहीं होता, और तब पुनः अराजकता फैल जाती। इसका परिणाम यह रहा कि सबसे निकृष्ट राज्य में भी प्रजा को शासक के विरुद्ध बोलने का अधिकार नहीं रहा, क्योंकि शासक के विरुद्ध जाने का अभिप्राय प्राकृतिक अवस्था की ओर लौटना था, अर्थात उत्कृष्ट अराजकता के माहौल में लौटना था। इसलिए हाब्स ने यह स्टेटमेंट दिया है कि सबसे निकृष्ट राज्य भी सबसे उत्कृष्ट अराजकता से अच्छा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है कि राज्य के स्वरूप के बारे में निम्नलिखित में कौन सही है। ऑप्शन ए राज्य अपने में एक साध्य है, ऑप्शन बी राज्य साध्य का एक साधन है, ऑप्शन सी राज्य साधन और साध्य दोनों है, ऑप्शन डी राज्य ना साधन है ना साध्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। राज्य जो है वो साध्य का एक साधन है। अब थोड़ा इसके एक्सप्लेनेशन पर हम जो लोग जो है डिस्कशन करते हैं। आदर्शवादी विचारक जैसे हीगल, प्लेटो तथा सर्वाधिकारवादी विचारक जैसे मुसोलिनी व हिटलर
राज्य को स्वयं में साध्य मानते हैं, जबकि उदारवादी विचारक एवं समाजवादी विचारक राज्य को साधन मानते हैं। अब प्रश्न में राज्य का स्वरूप किसी विचारधारा से रिलेटेड करके नहीं पूछा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसलिए प्रश्न में राज्य के वर्तमान स्वरूप के बारे में विचार किया जाएगा और वर्तमान समय में राज्य को एक साधन माना गया है। आज विश्व के किसी भी हिस्से में राज्य की प्रकृति चाहे जो भी हो, भले ही वह सैन्य तंत्र हो, राज्य को साध्य न मानकर साधन माना जाता है और इस बिहाफ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न आप सभी के सामने है। यह प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। किसने राज्य को एक ऐसा संगठन माना है जो सर्वसाधारण को यथासंभव बड़े से बड़े पैमाने पर सामाजिक हित की सिद्धि में सहायता देता है? ऑप्शन ए बिलोबी, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी डाइसी और ऑप्शन डी महात्मा गांधी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी है और राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा लास्की। तो दोस्तों ये था पॉलिटिकल साइंस का विजेता सीरीज के अंतर्गत पीवाईक्यू एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जिसके अंतर्गत लगभग हमने 30 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद एक्सप्लेनेशन डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं यह प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल होगा और आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन भाई बहनों ने वीडियो को अंत तक देखा उनका तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाएं। इसी तरीके की प्रैक्टिस सीरीज आगामी परीक्षाओं के लिए फ्री ऑफ कास्ट जारी रखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।